जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 8 मई को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जो कि समाप्त हो गया है। एग्ज़ाम आपका 3 दिन के बाद आपका हुआ एसएससी एमटीएस का। तो चलिए आज के लेवल को देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, कितने प्रश्न आपके रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वही है कि भारत में जनगणना है वो आपका कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आपका भारत में जनगणना होता है। पहली बार जो जनगणना है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में। इसके अलावा भारत में पहली आधिकारिक जनगणना की बात करेंगे तो ये आपका लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था 1881 में। ये भी क्वेश्चन आया है, आ भी सकता है। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो और आपका 1881 में लॉर्ड रिपन। ठीक है, सिर्फ आधिकारिक और अनआधिकारिक में ऑफिशियल अनऑफिशियल था। ऑफिशियल आपका 1881 में हुआ था, अनऑफिशियल आपका 1872 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भारत में 1901 से हर 10 साल के बाद जनगणना कराया जाता है। आपका जो लास्ट जनगणना है वो आपका 2011 में हुआ था, वो आपका 15वीं जनगणना था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद बात करेंगे तो आपका 7वां जनगणना था। उसके बाद अभी तक जनगणना 2021 में होना था, लेकिन अभी तक किसी कारणवश आपका नहीं हो सका है। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना का नारा की बात करेंगे तो इसका जो नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश आपका भारत है। तो इस फैक्ट्स को भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है आपका नवरेह फेस्टिवल है जो कि कहाँ मनाया जाता है। नवरेह फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कश्मीर होगा ऑप्शन में, या जम्मू होगा, कोई जम्मू कश्मीर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह दिन चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस होता है एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि राष्ट्रपति का जो शपथ है आपका किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो इसका तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है आपका 52 से लेकर 61 तक जितने भी अनुच्छेद आते हैं सभी अनुच्छेद आपके राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो सभी अनुच्छेद को अभी हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो पहला अनुच्छेद ही आपका है अनुच्छेद 52 है, जो कि राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह आपका अनुच्छेद 52 के तहत होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 है, उसको देख लीजिए। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति में नहीं होती कि जिसका प्रयोग वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होती है। कौन सा अनुच्छेद में, तो ये आपका 53 अनुच्छेद में। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 54 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव 1954 के तहत होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 55 के तहत आपका राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, जितने भी प्रक्रिया हैं, प्रक्रिया से संबंधित जो विवरण हैं आपके अनुच्छेद 55 में दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 56 की बात करेंगे तो आपका राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल की बात करेंगे जो कि होता है 5 वर्ष आपके शपथ के दिन से। तो आपका अनुच्छेद 56 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 57 को देखिए तो पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता है। इसके अलावा अनुच्छेद 58 है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में हेतु योग्यताएं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सभी जानकारी आपका अनुच्छेद 58 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 59 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए जितनी भी शर्तें होती हैं वो आपका अनुच्छेद 59 में है। और राष्ट्रपति का शपथ यह आपका अनुच्छेद 60 में है, जो कि आज का क्वेश्चन था। इसके अलावा अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो महाभियोग। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसकी जो विवरण है वो आपका अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि बीसीसीआई की स्थापना है वो आपका कब हुआ था। तो इसका तो राइट आंसर आपका 1928 हो जाएगा। बीसीसीआई की स्थापना आपका 1928 में हुआ था। बीसीसीआई की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। यह एक भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय नियामक मंडल है। ठीक है, बोर्ड का गठन हुआ था दिसंबर 1928 में। तो 1928 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये एक सोसाइटी के रूप में किया गया था इसका गठन, लेकिन जो तमिलनाडु सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ था। इसके अलावा बीसीसीआई की बात करेंगे तो भारत का सबसे अमीर खेल निकाय कौन सा है, तो बीसीसीआई है। और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई अपने वित्त के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं है, इसलिए बीसीसीआई एक सरकारी संस्था भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बीसीसीआई का जो मुख्यालय है आपका वानखेड़े स्टेडियम, चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में आपका पड़ता है। तो मुख्यालय आपका कहाँ होगा,
तो आपका मुंबई में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बीसीसीआई का अपना संविधान है जिसने खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए इसके सुचारू संचालन के लिए नियमों और विनियमों को निर्देशित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, तत्वबोधिनी सभा की जो गठन है वो आपका कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा का गठन तो 1839 में हुआ, लेकिन बात रही यह कि कब हुआ, किसने किया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तहत उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। इसके अलावा 1859 में तत्वबोधिनी सभा का जो विलय है ब्रह्मो समाज में हो गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा है एक आपका ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 आपका 28 ईस्वी में किया था। तो इसका अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर 1828 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका अलाउद्दीन खां का संबंध बताना है कि किस वाद्ययंत्र से है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, सरोद वादन से संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर सरोद हो जाएगा। साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए परंपरागत हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा कुछ और आपके वाद्य यंत्र हैं जिससे संबंधित आपके भारतीय संगीतकार हैं। तो संतूर पहले देख लेते हैं। संतूर से आपका पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, एक आपका है भजन सुपारी, ये दोनों व्यक्ति आपके संतूर से संबंधित हैं। सरोद से आपका अलाउद्दीन खां हैं, अली अकबर खां हैं और अमजद अली खां हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां। इसके अलावा बुद्धदेव दासगुप्ता, बहादुर खान और शरण रानी और जरीन एस शर्मा, ये सभी आपके सरोद से संबंधित हैं। इसके अलावा सितार से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, तो पंडित रविशंकर जी हैं, साहित्य प्रवेश खां हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, अनुष्का शंकर है, हरा शंकर भट्टाचार्य है। इसके अलावा निखिल बनर्जी हैं, विलायत खां हैं एवं मुश्ताक अली खां हैं, ये सभी आपके सितार से संबंधित व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक सुरबहार वाद्य यंत्र है जिससे आपकी अन्नपूर्णा देवी और सजाद हुसैन संबंधित हैं। इसके अलावा बीन एक है, तो इससे असद अली खां, जिया मोइनुद्दीन खान आपके बीन से संबंधित है। एक है आपका बीना, इससे आपके जिया मोहम्मदीन डागर हैं, अयारी श्याम सुंदरम है, डेरी स्वामी अयंगर है, चितमू हैं। इसके अलावा इमानी शंकर शास्त्री है, धनमल KR कुमार स्वामी है और सुंदरम बालचंद्र हैं, इससे आपके वीणा संबंधित है। रुद्र वीणा से आपका एक है असद अली खां। ठीक है, चलिए अगला है कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान में दोस्तों आपकी 8वीं जो अनुसूची है वो आपके निम्नलिखित 22 भाषाओं को शामिल किया है। 22 भाषाएं वर्तमान में हैं, कहाँ पर है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं उसको एक बार देख लेते हैं। पहला तो है आपका असमिया है, इसके अलावा बंगाली है, गुजराती है, अपना भाषा देख लीजिएगा आपके राज्य की भाषा है कि नहीं। इसके अलावा हिंदी है, इसके अलावा कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, इसके अलावा मणिपुरी है, मराठी भी है, नेपाली भी है, उड़िया भी है, पंजाबी भी है, संस्कृत भी है, सिंधी भी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है और आपका बोडो के अलावा भी और भाषा हैं, उसको देख लीजिए। देखिए पहला तो है संविधान में अभी तो वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन आपकी जब मूल संविधान हुआ था उसमें आपका 14 भाषा था। ठीक है, लेकिन आपका एक संविधान संशोधन हुआ 1967 में जिसमें आपका सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो एक सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया, तो 1967 में शामिल किया गया था। इसके अलावा अगला हुआ था संशोधन 1992 में, जिसमें 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आपका कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को, ये 3 भाषाओं को 1992 में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो लास्ट संशोधन आपका हुआ है वो आपका 2003 में हुआ है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2004 से प्रभावी हुआ था। इसमें आपका बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है। ठीक है, 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है रानी की वाव का निर्माण है जो कि किस नदी पर हुआ है या किस नदी के किनारे पर हुआ था। तो रानी का जो वाव है का निर्माण है सरस्वती नदी के तट के पास हुआ था। तो आपका राइट आंसर सरस्वती हो जाएगा। यह गुजरात राज्य के पाटन जिले में आपका स्थित है। इसके अलावा रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बाबरी है सीढ़ीदार कुआं है, जिसका निर्माण किसने कराया था, किसके वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो चालुक्य वंश के दौरान हुआ था। इसके अलावा 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला है। इसके अलावा 2014 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत वर्ग में इसे सूचीबद्ध भी किया गया है। ठीक है,
अगला है वेनसांग है जो कि किस पल्लव राजा के दरबार में आपका आया था। तो वेनसांग चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। उस समय पल्लव राजा था जिसमें आपका वेनसांग आपका पल्लव राजवंश के जो स्थान थे वहाँ पर भ्रमण किया था। इसके अलावा चालुक्य वंश पूछेगा तो चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उसके शासनकाल में भी वेनसांग जो कि गया था। ठीक है, इसके अलावा है मैट्रिक वंशीय वल्लवी के शासक थे ध्रुवन सेन द्वितीय के दरबार में भी गया था। तो ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेनसांग की बात करेंगे तो ये किसके शासनकाल में आया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो उत्तर भारत के शासन उस समय कर रहे थे। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा था। ठीक है, ये पूछा गया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो कुल जनसंख्या का 79.8 जो प्रतिशत था वो आपका हिंदू धर्म था, जो कि प्रमुख धर्म था। ठीक है, लेकिन आपका सेकंड पूछा गया था तो सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा, जो कि आपका 11.5% था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा। ठीक है, अगला है रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। तो रोजर फेडरर आपका एक टेनिस खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब अपने नाम किए हैं। तो आपका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। अगला है बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था। तो देखिए, बंगाल विभाजन का जो आधिकारिक कारण था जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था वो था कि बंगाल प्रशासन के लिए एक बड़ी इकाई थी। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से आज के उड़ीसा और बांग्लादेश में शामिल थे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ऑप्शन क्या दिया गया था बंगाल विभाजन से संबंधित। अगला है गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के लिए दोमट या बलुई भारी चिकनी मिट्टी में उगाया जाता है। तो दोमट आपके ऑप्शन में था। आमतौर पर दोमट मिट्टी गेहूं की सभी प्रकार की किस्मों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगला है गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करता है। तो इसका राइट आंसर आपका नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग है जो कि गरीबी का आकलन करता है। इसके अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, नीति आयोग के टास्क फोर्स है MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा का गणना है जो कि किया जाता है। अगला है I2U2 को और किस नाम से जाना जाता है। तो I2U2, ठीक है, इसमें आपका 4 देश है। I2 में I से मतलब II इंडिया और इजराइल है। इसके अलावा EU से UU मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक गठित एक नया समूह है। इससे आपका आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी कि इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। ठीक है, अगला है राजा सवाई सिंह ने किस शहर की स्थापना किया था। तो महाराजा सवाई सिंह ने आपका किसका स्थापना किया था, जो जयपुर में किया था 1727 ईस्वी में। सबसे बड़ी उपलब्धि थी महाराजा सवाई सिंह की जिस जयपुर नगर की स्थापना करना। अगला है अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसको कौन सी जल संधि या कौन सी डिग्री अलग करती है। तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री अक्षांश के द्वारा अलग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका 10 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी एक उथली खाड़ी है जो कि हिंद महासागर में समुद्र के किनारे का हिस्सा है। इसके अलावा निचले द्वीपों और भित्ति की एक श्रृंखला जिसे एडम ब्रिज के रूप में जाना जाता है, इसे राम सेतु भी कहा जाता है, जिससे मन्नार द्वीप शामिल है। मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू से अलग करता है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच उत्तर में स्थित है। तो ये भी पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान को कौन सा जलडमरू अलग करता है, तो पाक जलडमरू। ठीक है, इसके अलावा पाक जलडमरू की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत मन्नार जिले के बीच एक स्थित जलडमरू है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को दक्कन मार्ग से अलग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, दक्कन मार्ग से किसे तो लिटिल अंडमान और आपके दक्षिण अंडमान को। इसके अलावा 8 डिग्री भी चैनल है। देखिए 8 डिग्री चैनल है जो कि मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। तो 8 डिग्री किसे करता है, तो मिनिकॉय मालदीव। इसके अलावा 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये आपका मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह को अलग करता है आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, विद्युत धारा को जोड़ने उठाने में किसका उपयोग होता है। तो प्रेषित का उपयोग शक्ति तथा आवृत्ति में परिवर्तन किए गए बिना वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में किया जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का उपयोग 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने में किया जाता है। ठीक है, अगला 1835 की जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है किस पर आधारित था। तो ये आपका उच्च शिक्षण स्थानों में अंग्रेजी को शिक्षा का एक माध्यम यानी कि उच्च अंग्रेजी शिक्षा ऑप्शन में दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा 1835 का जो आपका शिक्षा पत्र है, इसको मैकाले का स्मरण पत्र भी कहा जाता है, जो कि गवर्नर जनरल के परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पारित किया था। अगला है कि निम्नलिखित में कौन है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो भाग कौन नहीं लेता है, इसको ऑप्शन के अनुसार आप मारिएगा, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, तो देखिए संसद का 2 सदन है, आपको मालूम होगा, एक है आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो संसद और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य आपके दोनों में डिफरेंस है। मनोनीत सदस्य वो होते हैं जो कि राष्ट्रपति खुद अपने हाथों से मनोनीत करता है, तो मनोनीत सदस्य आपके भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ आपके कौन लेते हैं, तो आपके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य मनोनीत बिल्कुल भाग नहीं लेता है। इसके अलावा संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन भाग नहीं लेता है, तो संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत राज्य विधानसभा, जैसे कि जहाँ पर कुछ कुछ राज्य में, भारत के 6 राज्यों में आपका जो विधानमंडल है वो आपका द्विसदनीय है। ठीक है, तो जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे वो आपके निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो आपके भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में आपका जो विधानसभा है वो आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एक है कि पीएम शिक्षुता मेला कितने जिलों ने भाग लिया था, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आपका 199 जिलों में आयोजित किया गया था, तो 199 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पात्रता मानदंड और अन्य विवरण ये मेला है जो कि आपका हर महीने आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो 199 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव को क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जीव द्रव हो जाएगा। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, महाद्वीपीय संगति से संबंधित कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में है जो कि बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। अगर पूछा गया होगा तो भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच की बात करेंगे तो रामकृष्णन श्रीधर हैं, और टीम के गेंदबाजी कोच हैं कौन, भरत अरुण है। ठीक है, इसके अलावा एक है लावनी नृत्य किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लावनी आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। लावनी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। टकने की घंटी यानी कि घुंघरू और 9 गज की साड़ी पहनने महिलाएं ढोलक की थाप पर ये नृत्य करती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में और भी लोक नृत्य है जो कि प्रसिद्ध है, कोली है, एक है डिंडी है, एक है आपका धनगरी गाजा और एक है तमाशा। ठीक है, ये सभी लोक नृत्य आपके महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा झारखंड में भी है, झुमरई है, डोमकच है, पाइका है, छऊ है, ये सभी राजस्थान के झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात में आपका एक भवई है, गरबा है और डांडिया आपके गुजरात का लोक नृत्य है। राजस्थान में आपका घूमर और कच्ची घोड़ी और तिजाजी ये आपके राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी देखने को मिल रहा था कि आपका अनुच्छेद जो 17 है वो आपका किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 की जब बात की जाएगी फ्रेंड्स, ये आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित आपका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें समानता का अधिकार का, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में आपका आता है, 14 से 18 तक में आपका तो समानता का अधिकार है, जो कि मूल संविधान का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार 6 है, उसी में आपका समानता का एक अधिकार है जो कि 14 से 18 अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 14 आपका कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 आपका नागरिक रोजगार के मामले में अवसर की समता को प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का उन्मूलन करता है। तो ये दोस्तों आपका आज का क्वेश्चन है, जो कि लगभग सभी प्रश्न आपके साथ डिस्कस मैंने कर लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिए। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर भी आपको पहले चाहिए होगा या जल्दी चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर 9973741666 है, व्हाट्सअप से भी आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।